सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग अब जनरल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और जनरल साइंस में हम जो पहला टॉपिक पकड़ रहे हैं वो है आपका फिज़िक्स। ठीक है, जनरल साइंस में तीन टॉपिक्स की बात होगी, मेन तीन सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। एक आपका फिज़िक्स हो गया, दूसरा अपना केमिस्ट्री हो गया, तीसरा इसमें बायो हो गया। देखिए बायो वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिज़िक्स वाला सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ लेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड, बट मैं अभी बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वही आप ज़्यादा फोकस करिए, सवाल उसी पे ज़्यादा बनेंगे। तो चलिए फिज़िक्स में स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी को अगर मेज़र करना होता है तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे वेट के लिए हम केजी यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए लीटर, मीटर क्यूब, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर आपको मेज़र करनी है तो एक यूनिट उसकी होती ही है। तो हमारे जो फिज़िकल सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल, इसमें क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ना ये एसआई यूनिट्स बहुत पूछी जाती हैं, तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसकी तो ऐसा यूनिट्स आपको याद होनी ही चाहिए। एक सीजीएस सिस्टम भी होता है। सीजीएस मतलब सी फॉर सेंटीग्राम, जी फॉर सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, ये कौन सा सीजीएस सिस्टम होता है। तो ये इतना काम का नहीं है। एक होता है एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है? मीटर, केजी, सेकंड। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इसको याद रखिए एसआई यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, इनकी एसआई यूनिट्स देखी। इसके बाद क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, स्केलर, वेक्टर। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है सॉरी, वो स्केलर, जिनमें डायरेक्शन भी है वो वेक्टर। जैसे अगर आप किसी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए अगर आपको कोई सिंपल ये बता दे कि आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं तो वो स्पीड हो जाएगी। बट अगर आपको कोई बता दे कि आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आपके पास डायरेक्शन भी है तो वो कहलाती है वेलोसिटी। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वो होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। जैसे फोर्स ले लीजिए, तो फोर्स हमें पता होगा ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वो तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। किस डायरेक्शन में लग रहा है उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपका स्केलर क्वांटिटीज। लाइक मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। अगर कोई पूछेगा भी तो इन्हीं क्वांटिटीज में से उठा के पूछ लेगा कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, यही सवाल आएगा, इन्हीं में से एक सवाल आएगा। और क्या याद कर लेना है? ये क्वांटिटी का नाम याद रखिए और उसकी एसआई यूनिट। ठीक है, ये क्वांटिटी का नाम, उसकी एसआई यूनिट। तो इन टोटल जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज हैं वो सब हमने कवर कर रखी हैं और उनकी एसआई यूनिट। इसमें इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट याद नहीं रखिए, वाट याद रखिए। ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट आवर लिख सकते हैं, वरना एनर्जी की जब भी ऐसा यूनिट पूछे जूल देना है। ठीक है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल यूज करना है। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल याद रखिए, पास्कल ही आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी एसआई यूनिट्स हैं वो हमने कवर कर रखी। इसमें भी प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, पावर, वेट, वेट में भी न्यूटन याद रखिए, और विस्कोसिटी और हीट और एनर्जी
ठीक है, वर्क। इन ये जो टिक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिए। और लेंथ, टाइम, ये सब एसआई यूनिट्स हैं, इनको याद रखिए, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाकी जो हमने टिक कर रखी हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है, ठीक है। जो हमने आपका, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एनर्जी, ये वर्क, फ्रिक्वेंसी, प्रेशर, ये वाली, ये आपको ज़रूर से तैयार करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस, डेप्थ ऑफ सी भी पूछ सकता है, फैदम में निकालते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, ये तो ऐसा यूनिट में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल। रेजिस्टेंस, ओम। करंट, ये तो ऐसा यूनिट में देख चुके हैं आप। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक वोल्टेज होता है जिसकी होती है वोल्ट, ठीक है। तो ये कुछ हाईलाइटेड है, इनको तो ज़रूर याद रखना है, और यही सवाल आपके बनते हैं। देखिए फिजिक्स से अगर सवाल बनेगा तो फिजिक्स से दो ही तरह के सवाल बनते हैं, या तो वो जनरली एसआई यूनिट पूछ लेगा या फिर कन्वर्जन पूछ लेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस तरह का सवाल। तो एक कन्वर्जन वाली चीज़ भी याद रखिएगा। तो एसआई यूनिट्स तो आप इसको याद कर लीजिए, आपका काम बच जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन में ये याद रखना है, ये 1 मीटर कितना होता है, 10⁻³ किलोमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर, ठीक है। यानी कुछ ऐसा सीन रहता है, मीटर, सेंटीमीटर, फिर इधर आपका किलोमीटर, और इधर होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या, कितना फैक्टर चाहिए, 10। यानी अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाना है, ठीक है, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर से किलोमीटर जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से किलोमीटर से मीटर जाना है, 1000 से मल्टीप्लाई करिए। मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। और अगर किसी को किलोमीटर से मिलीमीटर जाना हो तो 100 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10, यानी 1000 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। इसी तरह से किसी को मिलीमीटर से किलोमीटर जाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। कन्वर्जन थोड़ा याद रखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड, तो 1 आवर में 3600 सेकंड। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक साल में ये क्या दे रखा है, एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक्चुअली एक साल में 365 होल 1/4 डेज होते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, शायद इन्होंने डेसिमल में देने की कोशिश करी है। वरना जनरली जो हम मानते हैं, जनरली हम यही मानते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 ग्राम, 10⁻³ kg, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी यूनिट से, ठीक है, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसी तरह से फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है, डाइन होती है, ये चांसेस कम है आपसे पूछे। टॉर वगैरह के चांसेस कम है, पावर के भी चांसेस कम है। पावर की बस ऐसा यूनिट याद रखिएगा। इसी के बाद एक स्केल हमने बनाया है जिसमें टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। जैसे कई बार आ जाता है 1 पिको मीटर बराबर बताओ कितना मीटर, ठीक है, तो उसी का ये फैक्टर है। जैसे ये कहने का मतलब है कि अगर इधर जितना जाएंगे छोटी क्वांटिटी है, इधर जितना जाएंगे बड़ी क्वांटिटी है, तो जब भी आपको इस बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जाना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 10 की पावर -1 लिखा है ना, इसको 10 की पावर 1 ही मानिए, इसको 10 की पावर 2, इसको 10 की पावर 3, इसको 10 की पावर 6, इसको 10 की पावर 9 और इसको 10 की पावर 12 ही मानिए, ठीक है। अब करना क्या है, आपको करना ये है कि मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर को
माइक्रोमीटर में बदलना है, ठीक है। तो आपको कहाँ से जाना है, इस किलोमीटर से किधर जाना है, इधर माइक्रोमीटर जाना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये रेफरेंस मीटर पे जाएंगे, तो मीटर तक जाने में आपको कितना मल्टीप्लाई करना है, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, कितना किलो के साथ फैक्टर जुड़ा है, 10 पावर 3, तो ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, पहले तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, अब इस मीटर से अगर आपको माइक्रो पे जाना है तो कितना फैक्टर आ गया, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 यानी कि 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए मेगा को कन्वर्ट करना है, या फिर मान लीजिए मेगा को कन्वर्ट करना है आपको मिली में, ठीक है। तो मेगा से पहले किस में आएंगे, इस मीटर तक 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिली कितना है 10 की पावर 3, तो इधर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 10 की पावर 9। यानी कुल मिला के आपको करना क्या है, कुल मिला के करना ये है कि हर किसी के साथ एक फैक्टर जुड़ा होता है, किलो के साथ 10 की पावर 3, मेगा के साथ 10 की पावर 6, गीगा के साथ 10 की पावर 9, टेरा के साथ 10 की पावर 12, और इसके साथ साथ डेसी के साथ है 10, सेंटी के साथ 10 की पावर 2, मिलीमीटर के साथ मिली के साथ 10 की पावर 3, माइक्रो के साथ 10 की पावर 6, और नैनो के साथ 10 की पावर 9, और पीको के साथ 10 की पावर 12, ये फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर मीटर से पीको की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और पीको मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर हमें ये सारे केसेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कभी वो पूछ ले, जनरली ऐसे सवाल आएंगे कि कन्वर्ट 10 माइक्रोमीटर टू मीटर, तो देखिए माइक्रो के साथ क्या जुड़ा है 10 की पावर 6, अब माइक्रोमीटर से मीटर आना है, ठीक है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 माइक्रोमीटर की जगह क्या लिखेंगे 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है, डिवाइड कर दिया 10 की पावर 6 से। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के सवाल कुछ आपको क्विज़ेस में मिल जाएंगे, वहां से भी आप कर सकते हैं। आगे एक बेसिक मैकेनिक्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जैसे पहला लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ कहता है कोई भी बॉडी, फर्स्ट लॉ पे सवाल बन जाते हैं, कैसे बनते हैं उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे सवाल ये बनेगा, हाँ सवाल से पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट लॉ कहता क्या है। फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहता है जैसे अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में रहेगी। मान लीजिए कोई बॉडी है जो v स्पीड से जा रही है, अगर ये चल रही है मोशन में है तो ये चलती रहेगी, या अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। कब तक ऐसा होगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यानी किसी भी बॉडी का स्टेट अगर आपको बदलना है कि अगर उसे मोशन से रेस्ट पे लाना है या किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन पे लाना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, ठीक है। कभी भी पूछ ले लॉ ऑफ इनर्शिया तो ये फर्स्ट लॉ है। इनर्शिया से रिलेटेड सारी बातें किस में होंगी, फर्स्ट लॉ। अब हम जो कह रहे हैं ना, कोई भी बॉडी है रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है उस बॉडी के पास जो उसको उसकी स्टेट चेंज नहीं करने दे रही है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जो कि उसको रेजिस्ट करती है स्टेट चेंज करने के लिए, रेजिस्ट टू चेंज स्टेट। इनर्शिया का काम क्या है, इस चेंज को रेजिस्ट करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी देखिएगा, जैसे आप कार में बैठे हैं, अगर कार एकदम से अचानक से स्टार्ट होती है तो हमें क्या, अगर यहाँ कार पे अगर आप बैठे हैं तो आपको क्या फील होगा, आपको फील होगा कि आप पीछे की तरफ चले गए, ठीक है। अचानक से कार स्टार्ट हो तो आपको क्या फील होगा कि पीछे की तरफ धक्का लगा, तो एक्चुअल में आप पीछे की तरफ नहीं गए, गाड़ी आगे बढ़ गई, आप अपनी वही स्टेट पर थे, ठीक है, क्योंकि आप पर तो कोई फोर्स लगा नहीं,
तो आप तो वहीं के वहीं रहे, बट गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी की सीट आगे बढ़ गई, वो आपसे टकराई और आपको क्या लगा, मैं पीछे आ गया, जबकि आप क्या थे, आप रेस्ट पर ही थे। तो आप पर तो फोर्स लगा नहीं, गाड़ी पे फोर्स लगा, गाड़ी बढ़ गई, आप पर फोर्स लगा नहीं, तो आप वहीं के वहीं रहे। फिर उसके बाद जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो गाड़ी के फोर्स के साथ आप भी आगे बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज क्यों हो रही हैं, इनर्शिया की वजह से। तो सवाल यही बनता है कि आपने कभी फील किया होगा कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, एकदम से आपको झटका सा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर कह सकते हैं इनर्शिया। तो ऑप्शन में इनर्शिया दिखे या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिखे, तो इस तरह का ऑप्शन आप लगा सकते हैं। एक है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से सिंपल इतना समझना, एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी बॉडी का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कहाँ से आता है, सेकंड लॉ से आता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, गाड़ी के पास वेलोसिटी होगी तो वो आगे तो बढ़ेगी, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है गाड़ी का, और गाड़ी की स्पीड अगर घट रही है तो मतलब एक्सेलरेशन भी घट रहा है। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ना या घटना किसकी वजह से होता है, इस गाड़ी का एक्सेलरेशन की वजह से होता है। तो अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ एक्सेलरेशन है। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ तो बहुत फेमस है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर ये कोई दीवार है और आप इस पे अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी आप पे अपोजिट में फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो आप जितना दीवार पे फोर्स लगाएंगे दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। आप खुद फील कर लीजिए कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर दीवार फोर्स ना लगाए तो आप तो दीवार तोड़ देंगे, आपका हाथ इस साइड निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आपका हाथ वहीं का वहीं रुका है, तो कोई ना कोई चीज़ तो आपका हाथ रोक रही है ना, तो वो यही अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपका हाथ को रोका हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीन लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसके बाद एक आ जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब आप एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करें। ठीक है, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करें और आपकी जो डिस्टेंस है, आपकी जो सेंटर, एक सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, एक सेंटर से हमेशा का डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, कौन सा मोशन है ये, सर्कुलर मोशन है। इसमें एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी आगे बढ़ रही होगी तो इस पे एक एक्सेलरेशन होगा इस साइड, इस, और उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्चुअली में ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर मास को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक फोर्स होता है जो इसको हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इसी की वजह से ये हमेशा इस सेंटर के अराउंड घूमती रहेगी। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो आप मान लीजिए आप अगर जैसे एक हमने बात करी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो गाड़ी आपका इधर घूम रही है राउंड राउंड सर्कल में, लेकिन कई बार आपने फील किया होगा जब आप इस तरह के एक सर्किल में घूमेंगे तो आपकी गाड़ी पर, आप पर कुछ इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा। ठीक है, अगर आप एक सर्कल में घूमेंगे तो आप पर एक फोर्स फील होगा आपको इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में वो फोर्स नहीं होता है, होता क्या है, एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, तो आप सेंटर की गाड़ी सेंटर की तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, लेकिन वही इनर्शिया वाली बात आ गई, इनर्शिया को तो आपकी बॉडी का इनर्शिया आपको इधर जाने से रोकेगा, तो वो आपको इधर ढकेलेगा पीछे की तरफ, तो वो फोर्स कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जो हमें फील होगा, हमें सेंट्रीपिटल फील नहीं होता है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फील होता है। क्योंकि हमें क्या फील होता है, अगर गाड़ी आपका सेंटर इधर है, इस तरह से ये सेंटर है, गाड़ी अगर इस तरह से रोटेट हो रही है तो हमें फील होगा हम इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है और गाड़ी सेंट्रल की तरफ होने की वजह से
गाड़ी तो सेंटर की तरफ खिसक जाएगी बट आप वहीं के वहीं रहेंगे, तो आप पर फील होगा कि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में देखिए सबसे बड़ा मिथ ये रहता है, हमें क्या लगता है फ्रिक्शन जो होता है किसी भी बॉडी के मोशन को रोक देता है, ये सबसे बड़ा मिथ होता है, ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी के मोशन को खट से रोक देता है। हम लोग बहुत निगेटिव समझते हैं फ्रिक्शन को, जबकि एक्चुअलिटी में अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जैसे कि फ्रिक्शन की कोशिश क्या रहती है, देखिए फ्रिक्शन की आज हम दिल की बात आपको बताते हैं। फ्रिक्शन चाहता क्या है, फ्रिक्शन चाहता है जैसे ये कोई बॉडी है और ये कोई सरफेस है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की बस इतनी ख्वाहिश रहती कि इस बॉडी की ये वाली सरफेस, इसे दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, फ्रिक्शन की कोशिश रहती कि बॉडी की ये वाली सरफेस और ज़मीन की, ग्राउंड की ये वाली सरफेस जो टच में आएंगी, तो फ्रिक्शन की कोशिश रहती ये दोनों साथ में चलें, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी तो आपने आगे बढ़ा दी, ये बॉडी आपने फोर्स लगाया आगे बढ़ा दी, लेकिन ये सरफेस तो आगे नहीं बढ़ेगी ना, सरफेस पे तो आपने फोर्स नहीं लगाया, सरफेस वहीं के वहीं रहेगी। अब फ्रिक्शन की कोशिश रहती है कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस ये दोनों साथ में रहें, तो अब वो इसको तो नहीं आगे बढ़ा सकता, तो वो क्या कहेगा, इस वाली सरफेस से कहेगा कि तुम रुक जाओ, ये तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमेशा इन दोनों को साथ में रह के चलने की कोशिश करता है। इसीलिए फ्रिक्शन क्या लगता है, इस बॉडी पे पीछे लगेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये दोनों बॉडी आपस में चिपक के चलें, साथ में चलें। इसीलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन क्या है, वो फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, यानी वो ये नहीं चाहता है कि दो चिपकी हुई सरफेसेस अलग अलग स्पीड से चलें, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये वाला सरफेस अलग स्पीड से चलेगा और ये तो ग्राउंड पे, दोनों की स्पीड अलग हो गई। बट फ्रिक्शन की कोशिश रहती है कि दोनों की स्पीड सेम चले, तो ये बेसिक फंडा है फ्रिक्शन का, ठीक है। फ्रिक्शन का लेकिन यूज बहुत है हमारी लाइफ में, इवन जो हम जमीन पे चलते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, गाड़ी में ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से लगते हैं, ठीक है। तो सरफेस पे हम जो भी अर्थ पे मूवमेंट कर रही हैं, जो भी हमारी कार वार चल रही है, ये सब क्यों मूव कर रही हैं, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन का हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा रोल है। चलिए, तो ये बात हो गई फ्रिक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क। अब वर्क तो वैसे फॉर्मूला छोड़ दीजिए, मेन चीज़ें याद रखिए इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट जूल होती है, ठीक है। फॉर्मूला अगर पढ़ने का शौक है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये मैथ्स का पोर्शन है, आप थोड़ा सा ट्रिगो में देख लेंगे, यहाँ हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं उसे, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम नहीं आने वाला है। मेन चीज़ आप ऐसा यूनिट याद रखिए, वर्क की क्या होती है, जूल होती है। इसी तरह से एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी हम बात करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर मूव कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब कोई भी बॉडी आप थोड़ा सा हाइट पे उसे ले जाएंगे, ठीक है, हाइट पे ले जाएंगे, या तो हाइट पे ले जाएंगे तो उस पर क्या है, एक आपने वर्क करा अगेंस्ट ग्रेविटी या अगेंस्ट किसी फोर्स आप जब वर्क करते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ये बॉडी क्या थी, सीन ये बन रहा है जैसे ये बॉडी थी, तो इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी का फोर्स, और ग्रेविटी का फोर्स होता है m इंटू जी, इसका मास इंटू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ठीक है। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मतलब होता है अगर आप कोई भी बॉडी ग्राउंड पे छोड़ दें, ठीक है, अगर जैसे कोई भी बॉल आप हाइट से छोड़ें ग्राउंड की तरफ, तो इसे ग्रेविटी नीचे लेके आएगी, और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी, इस एक्सेलरेशन से नीचे लेके आएगी। तो अगर इस एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स कौन सा, जो ग्रेविटी लगा रही है। तो इसी तरह से कोई भी बॉडी है जिस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, mg। अब लेकिन आप इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं,
तो ग्रेविटी तो फोर्स नीचे लगा रही है, इसे रोकना चाह रही है, बट ज़बरदस्ती आप इसे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये समझिए, फोर्स नीचे लग रहा है इस बॉडी पे, बट आप इस फोर्स के अगेंस्ट जाकर इस पे काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो आपने वर्क किया, आपने इतनी मेहनत की इसे ऊपर उठाने में, वो वर्क कहाँ चला गया, वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या फॉर्मूला होता है, mgh। जितना आप हाइट पे ले जाएंगे उतना आप वर्क करेंगे और उतना ही वर्क आपका इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आप कितना वर्क कर रहे हैं वो होती है पावर। तो पावर को हम कहते भी जूल पर सेकंड ही है, तो यूनिट होती है इसकी वॉट। ठीक है, 1 वॉट आवर कितना हो गया, 1 वॉट आवर मतलब 1 वॉट मतलब 1 वॉट हो गया कितना, 1 जूल पर सेकेंड, और इनटू आवर, आवर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जूल पर सेकेंड इंटू आवर कितना होता है 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कर दिया तो 3600 जूल। तो 1 वॉट आवर कितना हो गया 3600 जूल। इसी तरह से 1 किलो वॉट आवर कितना हो गया, तो अब देखिए वॉट से किलो वॉट जाना है तो आपको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3600 इंटू 10 की पावर 3। तो 3600 को कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, और 36 को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू ये कितना 10 की पावर 1। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो इसका यूज़ करके ये पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। तो ये बन गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये याद रखेंगे। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी, 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। हॉर्स पावर कहाँ यूज़ करते हैं हम, इंजन्स में, ऑटोमोबाइल इंजन्स की पावर को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें अगली चीज़ है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या, ग्रेविटेशन का मतलब है कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर अर्थ पे है, ठीक है, तो उस पे क्या है, अर्थ एक फोर्स लगाती है। ठीक है, अर्थ का भी एक सेंटर है, तो अर्थ अपनी तरफ क्या है, एक फोर्स लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी है जब वो अर्थ पर रखी होगी तो अर्थ उस पर क्या है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है, अपने सेंटर की तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा ये डिपेंड करता है इस जी पे। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, और इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक तरीके से इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली चीज़ इसकी वैल्यू याद रखनी है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपको ग्रेविटी देखने को मिलेगी। तो ये वैल्यू अर्थ पे हर जगह सेम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करती है किसी भी बॉडी के। तो पोल पे क्या होता है, आपका रेडियस कम होती है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी ही ये वैल्यू कम होगी। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम एट पोल्स मिनिमम एट इक्वेटर, यानी जो जी की वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ पर होगी, पोल्स पर होगी, और मिनिमम कहाँ पर होगी, इक्वेटर पे होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम होगी पोल्स पर और मिनिमम होगी इक्वेटर पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग होगी। मून की रेडियस और कम हो जाती है, इसीलिए उस पर ग्रेविटी और कम हो जाती है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑन द ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 हो जाती है ग्रेविटी ऑफ मून।
इसीलिए आपने देखा होगा मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो थोड़ा सा उछल उछल के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे ग्रेविटी का असर कम हो जाता है। अर्थ के कंपेयर में उन पे ग्रेविटी का असर कम हो गया। उन पे ग्रेविटी कितनी होगी? 1/6 हो गई जो उन पे अर्थ पे लग रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसके बाद एक सैटेलाइट वाला पोर्शन है। सैटेलाइट वाला पोर्शन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया। मेन चीज़ आज आपको एक बार फिर से ये कन्वर्जन्स याद कर लेनी है, एसआई यूनिट्स याद कर लेनी, ये दो तो कंपलसरी हैं। ठीक है, इसके बाद आप करें ना करें इतना मैटर नहीं करता है। एक वो इनर्शिया वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, वो पूछ सकता है। फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं पूछेगा, वर्क की एसआई यूनिट पूछ लेगा। ठीक है, एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एसआई यूनिट जूल होती है। पावर में ये याद रख लेना, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इसके अलावा जी कहाँ पर मैक्सिमम होता है, पोल्स पे, कहाँ मिनिमम होता है, इक्वेटर पे। बस इसी तरह की गिनी चुनी जानकारी आती हैं और उसी को हम ज़्यादा कवर अप करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा आपको फिजिसिस्ट भी नहीं बनना है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर ऊपर की इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए, बाकी आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और जो पीडीएफ के क्वेश्चन है वो मैं आपको भेजता रहूँगा, तो वो आप ज़रूर करें। ठीक है, तो सिंपल से बहुत पीडीएफ में तो काफ़ी कुछ दे रखा है, इसमें से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपके और छोटे नोट्स बन जाएंगे और उनको आप बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देंगे। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।